नमस्कार। कानून की दुनिया ना अक्सर थोड़ी सी जटिल लगती है, हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसमें कुछ बड़े दिलचस्प सिद्धांत छिपे होते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ पहलुओं पर बात करेंगे, जैसे? जैसे सजा कैसे तय होती है, उसकी सीमाएं क्या हैं, और कब कोई काम आप माने अपराध की श्रेणी में आता ही नहीं। अच्छा, सामान्य अपवाद। हाँ, हमारे पास स्रोत के तौर पे अपराधों का दंड और सामान्य अपवाद शीर्षक वाले दस्तावेज के कुछ अंश हैं। ठीक है। हमारा इरादा है कि इन कानूनी बारीकियों को ना बिल्कुल सरल और दिलचस्प तरीके से समझें। हाँ, कोशिश रहेगी। देखेंगे कि कानून कैसे सजा तय करते वक्त वो बारीकी, निष्पक्षता और मानवीय पहलुओं में संतुलन साधता है। बिल्कुल, ये संतुलन बहुत जरूरी है। तो चलिए इन नियमों की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि ये असल में कैसे काम करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धारा 9। धारा 9, हाँ। ये उन स्थितियों से जुड़ी है जहां कोई एक जुर्म वो कई हिस्सों से बना हो, सही। या फिर एक ही काम कई कानूनी परिभाषाओं में फिट बैठता हो। हाँ, ऐसा भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे में हर छोटे हिस्से के लिए या हर परिभाषा के लिए अलग अलग सजा भुगतनी पड़ेगी? ये तो मतलब सुनने में ही काफी कठोर लगता है। हाँ, और यहीं पर धारा 9 एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने रखती है। वो है सजाओं के अनुचित गुणा से बचाओ। अनुचित गुणा? हाँ, धारा 9(1) साफ कहती है कि अगर कोई अपराध कई हिस्सों से मिलकर बना है और हर हिस्सा खुद भी एक अपराध हो सकता है, तो भी दोषी को उन सभी में से सिर्फ एक ही अपराध की सजा मिलेगी। सिर्फ एक? हाँ, जब तक कि कानून में स्पष्ट रूप से कुछ और न लिखा हो। मतलब मकसद ये है कि सजा अपराध की असल गंभीरता के अनुपात में हो, अच्छा। ना कि उसके तकनीकी विभाजन के आधार पर। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि अगर कोई, जैसे स्रोत में उदाहरण है, किसी व्यक्ति ख को लाठी से 50 बार मारता है, हाँ, तो यहाँ पूरी पिटाई एक बड़ा अपराध है और शायद हर एक वार तकनीकी रूप से एक छोटा अपराध भी है। हाँ, बिल्कुल। पर उसे 50 अलग अलग सजाएं नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही कहा। उदाहरण यही स्पष्ट करता है। उसे पूरी पिटाई के लिए एक ही सजा दी जाएगी। सोचिए, अगर हर वार के लिए सजा मिलती तो शायद 50 साल जेल हो जाती। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा हो जाता। हाँ, जो कि जाहिर तौर पर अन्यायपूर्ण होता है। कानून यहाँ अपराध के सार को देख रहा है, न कि उसके हिस्सों की गिनती को। ये तो वाकई तर्कसंगत लगता है। लेकिन इसी धारा 9 में एक और स्थिति का जिक्र है, धारा 9(2) में। हाँ, 9(2). अगर कई काम मिलकर एक बिल्कुल अलग किस्म का अपराध बनाते हैं, या फिर कोई एक ही काम कानून की 2 या ज्यादा परिभाषाओं के तहत आ जाता है, तब क्या होगा? क्या तब सजा जुड़ जाएगी? नहीं नहीं, उस स्थिति में भी सिद्धांत वही रहता है। धारा 9(2) कहती है कि अपराधी को उससे ज्यादा कठोर सजा नहीं दी जा सकती जो अदालत उन अपराधों में से किसी एक के लिए दे सकती थी। अच्छा। मतलब सजा की ऊपरी सीमा वही रहेगी जो उन सभी संभावित अपराधों में से सबसे गंभीर अपराध के लिए तय है। फिर से जोर सजा को बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उसे अपराध की गंभीरता के अनुरूप रखने पर है। और वो उदाहरण भी दिलचस्प है। अगर क ख को पीट रहा है और बीच बचाव करने आए ग को भी जानबूझकर मार देता है, क्या ग पर किया गया हमला भी उसी पिटाई का हिस्सा माना जाएगा? नहीं, यह मामला अलग है। जैसा कि उदाहरण बी में बताया गया है, ग पर किया गया हमला उस मूल घटना से अलग एक नया कार्य है। अच्छा, नया काम? हाँ, जिससे क ने ख को चोट पहुंचाई थी, उससे अलग। ये दोनों अलग अलग इरादों से किए गए कार्य हैं। इसलिए क को ख को चोट पहुंचाने के लिए एक सजा और ग पर हमला करने के लिए दूसरी अलग सजा मिल सकती है। अच्छा। ये दिखाता है कि कानून कैसे तय करता है कि कब कई कार्य एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं और कब वे अलग अलग अपराध माने जाएंगे। तो ये हुई स्थिति जब अपराध के कई हिस्से हों या कई परिभाषाएं लागू हों। लेकिन अगर अदालत को यही शक हो कि असल में अपराध कौन सा हुआ है? हाँ, ये भी एक स्थिति आती है। मान लीजिए किसी पर चोरी या अमानत में खयानत का शक है, पर पक्का नहीं कि कौन सा जुर्म साबित हो रहा है। धारा 10 शायद इसी अनिश्चितता को संबोधित करती है। हाँ, बिल्कुल। धारा 10 ऐसी ही अनिश्चितता की स्थितियों के लिए है और ये न्याय का एक और अहम पहलू उजागर करती हैं। क्या है वो? अगर अदालत किसी व्यक्ति को कई अपराधों में से एक का दोषी तो पाती है, लेकिन इस बात पर संदेह है कि उसने असल में कौन सा अपराध किया है, और मान लीजिए उन सभी अपराधों के लिए सजाएं अलग अलग हैं, हाँ, तो धारा 10 कहती है कि दोषी को उस अपराध के लिए सजा दी जाएगी जिसके लिए सबसे कम सजा निर्धारित है। अच्छा,
सबसे कम वाली। हाँ, यानी शक का फायदा सिर्फ बेगुनाही तय करने में ही नहीं बल्कि सजा की मात्रा तय करने में भी मिलता है, जब अपराध की प्रकृति पर ही संदेह हो। बिल्कुल सही। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल। ये सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अनिश्चितता का भार अभियुक्त पर न पड़े, खासकर सजा निर्धारण के मामले में। ये निष्पक्षता के सिद्धांत का एक व्यावहारिक रूप है। सजा की सीमाओं की बात हो रही है तो एक खास किस्म की सजा का जिक्र भी आता है, एकांत कारावास। हाँ, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। हाँ, धारा 11 और 12 इसी के बारे में है। ये क्या है और इसके नियम इतने सख्त क्यों लगते हैं? देखिए, एकांत कारावास एक गंभीर सजा है जिसे सामान्य कारावास के साथ जोड़ा जा सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब मूल सजा कठोर कारावास की हो। कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसमें कैदी से मेहनत करवाई जाती है। तो धारा 11 के तहत अदालत अपने फैसले में ये निर्देश दे सकती है कि सजा के कुछ हिस्से के लिए दोषी को बिल्कुल अकेले एकांत में रखा जाए, लेकिन इस पर कड़ी सीमाएं हैं। कुल मिलाकर ये अवधि 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। बस 3 महीने, चाहे सजा कितनी भी लंबी हो? हाँ, चाहे मूल सजा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अधिकतम 3 महीने। और ये 3 महीने की सीमा भी शायद मूल सजा की कुल अवधि पर निर्भर करती है। स्रोत में एक पैमाना सा दिया गया है। हाँ, वो पैमाना बहुत जरूरी है। कानून इस सजा के इस्तेमाल को बहुत ध्यान से नियंत्रित करता है। कैसे? अगर कुल सजा 6 महीने तक की है तो एकांत कारावास अधिकतम 1 महीने का हो सकता है। ठीक है। अगर सजा 6 महीने से ज्यादा लेकिन 1 साल तक है तो अधिकतम 2 महीने। और 1 साल से ज्यादा हो तो? और अगर सजा 1 साल से ज्यादा है तब भी एकांत कारावास की कुल अवधि 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। वो अधिकतम सीमा है। लेकिन क्या ये 3 महीने या उससे कम अवधि मतलब लगातार दी जा सकती है? मुझे याद है धारा 12 में इसके लागू करने के तरीके पर भी कुछ सीमाएं थीं। हाँ, बिल्कुल थी। ये दिलचस्प है कि कानून न सिर्फ अवधि तय कर रहा है बल्कि उसे कैसे लागू किया जाए ये भी बता रहा है। हाँ, धारा 12 एकांत कारावास के अमानवीय होने की आशंका को संबोधित करती है। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है। क्या नियम है? पहला, एकांत कारावास एक बार में 14 दिनों यानी 2 हफ्तों से ज्यादा का नहीं हो सकता। सिर्फ 14 दिन एक बार में? हाँ, और इससे भी जरूरी बात, एकांत कारावास की 2 अवधियों के बीच कम से कम उतना ही सामान्य कारावास का अंतराल होना चाहिए जितनी अवधि का एकांत कारावास दिया गया था। अरे, यानी अगर किसी को 10 दिन के एकांत कारावास में रखा गया, हाँ, तो अगला दौर शुरू होने से पहले उसे कम से कम 10 दिन सामान्य कैदियों के साथ रहना होगा। बिल्कुल सही। गैप उतना ही जरूरी है। और अगर सजा 3 महीने से ज्यादा लंबी हो तो क्या नियम और भी सख्त हो जाते हैं? हाँ, अगर कुल सजा 3 महीने से ज्यादा है तो नियम और भी कड़ा है। अच्छा। ऐसी स्थिति में सजा के किसी भी 1 महीने में कुल मिलाकर 7 दिनों से ज्यादा का एकांत कारावास नहीं दिया जा सकता। 1 महीने में सिर्फ 7 दिन? हाँ, अधिकतम। और यहां भी 2 अवधियों के बीच उतना ही अंतराल रखना होगा जितनी अवधि का एकांत कारावास था। ये सभी सीमाएं दर्शाती हैं कि कानून एकांत कारावास को एक असाधारण उपाय मानता है और इसके संभावित मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभावों को लेकर सचेत है। हाँ, ताकि इसका उपयोग अत्यधिक कठोर या अमानवीय न बन जाए। बिल्कुल। ये वाकई संतुलन साधने का प्रयास दिखाता है। अच्छा, सजा की सीमाओं और खास सजाओं की बात हुई, लेकिन क्या होता है जब कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है? हाँ, ये भी एक अहम सवाल है। क्या कानून ऐसे मामलों में ज्यादा सख्ती बरतता है? धारा 13 शायद इसी बारे में है। बिल्कुल, धारा 13 पिछली दोष सिद्धि के बाद कुछ अपराधों के लिए बढ़ी हुई सजा का प्रावधान करती है। पिछली दोष सिद्धि? हाँ, ये उन स्थितियों पर लागू होती है जहां कोई व्यक्ति पहले भारत की किसी अदालत द्वारा संहिता के 2 खास अध्यायों, अध्याय X जो लोक सेवकों से संबंधित अपराध है, हाँ, या अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराध, सही, इन अध्यायों के तहत किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है जिसकी सजा 3 साल या उससे ज्यादा की कैद थी। अच्छा, कम से कम 3 साल की सजा वाला अपराध। हाँ, तो अगर वही व्यक्ति दोबारा इन्हीं अध्यायों के तहत कोई ऐसा अपराध करता है जिसकी सजा फिर से 3 साल या उससे ज्यादा की कैद है, फिर से 3 साल या ज्यादा, हाँ, तो ऐसे हर बात के अपराध के लिए उसे ज्यादा कठोर सजा मिल सकती है। कितनी कठोर? कानून कहता है कि उसे आजीवन कारावास यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, हाँ, या 10 साल तक की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के कारावास सादा या कठोर की सजा दी जा सकती है। तो ये तो काफी गंभीर बढ़ोतरी है। हाँ, इसका स्पष्ट उद्देश्य
आदतन अपराधियों, जिन्हें हैबिचुअल ऑफेंडर्स कहते हैं, उनको रोकना है। खासकर उन अपराधों के लिए जो सार्वजनिक व्यवस्था या संपत्ति को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, और इस तरह समाज की सुरक्षा को बढ़ाना है। ये तो हुई सजा की बातें। हाँ। पर जैसा हमने शुरू में कहा था, कानून कुछ स्थितियों में किसी काम को अपराध मानता ही नहीं। हाँ, सामान्य अपवाद। अध्याय 3 में सामान्य अपवादों का जिक्र है। इनमें से धारा 14 एक ऐसी ही दिलचस्प स्थिति बताती है। ये कब लागू होती है? धारा 14 एक बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत को स्थापित करती है। क्या है वो सिद्धांत? वो ये है कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है अगर उसे करने वाला व्यक्ति या तो कानून द्वारा ऐसा करने के लिए बाध्य है, मतलब बाउंड बाय लॉ है, ठीक है, या फिर वह सद्भावना में यानी गुड फेथ में तथ्य की भूल के कारण। मिस्टेक ऑफ एक्ट। हाँ, मिस्टेक ऑफ एक्ट। ध्यान दें, कानून की भूल नहीं, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं। अच्छा, तथ्य की भूल। हाँ, तथ्य की भूल के कारण यह विश्वास करता है कि वह ऐसा करने के लिए कानून द्वारा बाध्य है। इसे समझने के लिए स्रोत में उदाहरण भी दिए गए हैं। पहला उदाहरण एक सैनिक का है, हाँ, जिसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश पर कानून के तहत एक गैरकानूनी भीड़ पर गोली चलानी पड़ती है। इस मामले में सैनिक अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, या कम से कम सद्भावना में ऐसा मान रहा है कि वह कानूनी रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य है। इसलिए उसका ये कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। ये उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने या कानूनी आदेशों का पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दूसरा उदाहरण एक कोर्ट के अधिकारी का है। हाँ, वो भी है। उसे कोर्ट से यर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट मिलता है। वो पूरी जांच पड़ताल करता है और सद्भावना में र को य समझकर गिरफ्तार कर लेता है। क्या उसने अपराध किया? नहीं, इस मामले में भी अधिकारी ने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ जो कुंजी है वो है तथ्य की भूल और सद्भावना। अच्छा, अधिकारी ने व्यक्ति की पहचान में गलती की, ये तथ्य की भूल है, लेकिन उसने ऐसा नेकनियति से और उचित जांच के बाद किया, ये मानते हुए कि वो अपने कानूनी कर्तव्य का पालन कर रहा है। यहाँ तथ्य की भूल और कानून की भूल का अंतर बहुत महत्वपूर्ण लगता है। बहुत ज्यादा। मतलब अगर उस अधिकारी को गिरफ्तारी से जुड़ा कोई कानून ही गलत पता होता तो ये बचाव शायद लागू नहीं होता। बिल्कुल सही। कानून की अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। जी, ये एक स्थापित सिद्धांत है। धारा 14 का बचाव तभी मिलता है जब गलती तथ्यों को समझने में हुई हो, ना कि कानून को जानने में। और साथ ही सद्भावना और उचित जांच का तत्व भी अनिवार्य है। उचित जांच भी। हाँ, यानी व्यक्ति ने लापरवाही से काम नहीं किया, बल्कि नेक नियति से और जरूरी सावधानी बरतते हुए वो काम किया। लेकिन ये सद्भावना और उचित जांच साबित करना मतलब व्यवहार में कितना मुश्किल या आसान होता होगा? ये एक व्यावहारिक चुनौती जरूर है। हाँ, लगता तो है। किसी के मन की बात जानना या ये तय करना कि उसने वाकई सद्भावना से काम किया था, आसान नहीं होता। तो अदालतें कैसे तय करती हैं? अदालतें आमतौर पर मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखती हैं। क्या व्यक्ति ने वाकई जरूरी पूछताछ की? जी। क्या उसकी गलती ऐसी थी जो कोई भी सामान्य व्यक्ति उस स्थिति में कर सकता था? क्या उसके पास ऐसा विश्वास करने का कोई ठोस कारण था? अच्छा, काफी सारे पहलू देखे जाते हैं। हाँ, इन सब बातों के आधार पर ही तय होता है कि धारा 14 का बचाव मिलेगा या नहीं। ये कोई स्वतः मिलने वाला बचाव नहीं है, इसे साबित करना पड़ता है। तो आज हमने कानून के कुछ जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले पहलुओं को समझा। हाँ, काफी महत्वपूर्ण पहलू थे ये। हमने देखा कि कैसे धारा 9 और 10 सजाओं को अनुपातहीन होने से रोकती हैं और अनिश्चितता में अभियुक्त को राहत देती हैं। सही। धारा 11 और 12 दिखाती हैं कि कैसे एकांत कारावास जैसी कठोर सजा पर भी मानवीय सीमाएं लगाई गई हैं। हाँ, वो नियंत्रण बहुत जरूरी है। धारा 13 आदतन अपराधों के प्रति कानून की सख्ती दर्शाती है। वहीं धारा 14 यह स्वीकार करती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां कानूनी बाध्यता या तथ्य की सद्भावनापूर्ण भूल किसी कार्य को अपराध की श्रेणी से ही बाहर कर देती है। बिल्कुल। यह सब कानून के उस संतुलन साधने वाले चरित्र को दिखाता है जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था। बिल्कुल। यह धाराएं सिर्फ प्रक्रियात्मक नियम नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे निष्पक्षता, अनुपातिकता, मानवीयता और व्यवहारिकता जैसे गहरे सिद्धांत काम करते हैं। हाँ, कानून की जटिलता के पीछे अक्सर न्याय और व्यवस्था के बीच इसी तरह का संतुलन बनाने का प्रयास होता है। यह दिखाता है कि कानून सिर्फ दंड देने का उपकरण नहीं, बल्कि समाज को व्यवस्थित
और न्यायपूर्ण तरीके से चलाने की एक प्रणाली है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। हमने धारा 14 में सद्भावना, गुड फेथ और तथ्यों की भूल, मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात की। जरा सोचिए, किसी वास्तविक मामले में अदालतें कैसे यह तय करती होंगी कि कोई कार्य वास्तव में सद्भावना में और तथ्य की भूल के तहत किया गया था? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। सबूतों का बोझ किस पर होता होगा और किस तरह के सबूत निर्णायक माने जाते होंगे? ये कानूनी प्रक्रिया का एक पेचीदा लेकिन महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर विचार किया जा सकता है। सही कहा, इस पर सोचा जा सकता है। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।